हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आईसी। दिस इज नरेश राज और आज का डिस्कशन है हमारा प्रीवियस ईयर पेपर जो एनटीपीसी के एग्जाम हुए हैं उनके पेपर्स को हम डिस्कस करेंगे वन बाय वन। ओके, लेट्स सी क्वेश्चन दैट जॉन ने कहा शेरोन मेरी दादी के इकलौते बेटे की बेटी है, तो शेरोन जॉन से कैसे संबंधित है। देखिए इसको किस तरीके से सॉल्व करेंगे। जैसे कि यहाँ पर सबसे पहले क्या कहा है, किसने कहा है, जॉन ने कहा है कि जो शेरोन है, ठीक, जॉन ने कहा है कि शेरोन जो है वो इसी जॉन की दादी के इकलौते बेटे की बेटी है। तो आप लोगों को ये पता चल गया शेरोन का जेंडर क्या है कि ये एक बेटी है, मतलब फीमेल है। ओके, एंड तो इसमें पूछा है कि शेरोन जो है जॉन से कैसे संबंधित है, यानी कि ये शेरोन इस जॉन से कैसे संबंधित है। तो अब आप लोगों के पास फिगर बन चुका है, तो इसको कैसे करेंगे कि जॉन की दादी का बेटा कौन हुआ, इसके पापा जी हुए, क्योंकि और दादी का ये कौन है, इकलौते बेटे हैं। ठीक, तो बेटे की लड़की कौन हुई, जॉन की सिस्टर। क्यों, क्योंकि इसकी दादी का बेटा इसके पापा हुए, पापा की लड़की कौन हुई, सिस्टर। तो इसका आंसर क्या सही है, ए सही है। ओके, एंड नेक्स्ट 20 मीटर लंबी सीढ़ी एक दीवार पर खड़ी है, यह जमीन के साथ 6 डिग्री मीन्स ये 60 डिग्री का कोण बनाती है। दीवार से सीढ़ी के पैरों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। तो जैसे आप लोग यहाँ पर इसको देखिए कि ये क्या है, एक दीवार है। ओके, और इस पर ये सीढ़ी यहाँ से ये दीवार पर खड़ी हुई है और इसका जो है ये बेस है। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ये जो है हमारी दीवार है, ये सीढ़ी है, दीवार है। ओके, एंड पूछा है कि जो सीढ़ी की लेंथ है वो कितनी दे रखी है, 20 मीटर दे रखी है, यानी कि ये इतनी लेंथ कितनी दे रखी है, 20 मीटर दे रखी है। तो जमीन के साथ कितना एंगल बनाती है, ये 60 डिग्री का एंगल बनाती है। वो मिस प्रिंट है, 6 डिग्री दिखा रहा है वहां पे, यहाँ पर 60 डिग्री आएगा। तो दीवार से सीढ़ी के पैरों के बीच में, यानी दीवार से ये और सीढ़ी के पैरों के बीच की डिस्टेंस मान के चलो a है। तो हमको ये फाइंड आउट करने के लिए उसने बोला है। तो देखिए हमारे पास एक एंगल होता है जिसको बोलते हैं कॉस। ठीक, कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ड। ठीक, कॉस 60 बराबर आधार क्या है, a, और कर्ड क्या है, 20 मीटर, 20। ठीक, कॉस 60 की वैल्यू कितनी होती है, 1/2 इक्वल टू a/20। 20 इधर चला जाएगा तो ये हो जाएगा 20/2 इक्वल टू a। तो आप लोग देख रहे हैं कि a की वैल्यू कितना आएगी, 10 आ जाएगी। ओके, तो आप लोगों ने देखा कि ये जो डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक के बीच में कितनी है, 10 है। ओके, एंड नेक्स्ट तो थर्ड क्वेश्चन है हमारा, जीवों और पर्यावरणों के बीच की अन्योन्य क्रिया के वैज्ञानिक विश्लेषण के अध्ययन को क्या कहा जाता है। देखिए इकोलॉजी पारिस्थितिकी कहलाता है। इसमें हम क्या होता है, जीव और जो पर्यावरण है उनके बीच में कोलैबोरेशन, यानी कि जो उनके बीच में रिलेशन है उसकी स्टडी हम लोग करते हैं पारिस्थितिकी के अंतर्गत। सूक्ष्म विज्ञान माइक्रोबायोलॉजी के अंतर्गत हम सूक्ष्म कीड़ों, जो सजीवों का अध्ययन करते हैं जो नग्न आंखों से दिखाई नहीं देते हैं, मतलब जो छोटे छोटे कीट होते हैं, जो छोटे छोटे जीव होते हैं, जो सजीव होते हैं, उनके बारे में हम अध्ययन करते हैं किसमें, सूक्ष्म जीव विज्ञान में। और कीट विज्ञान में क्या होते हैं, हम लोग जो होते हैं कीड़ों के वैज्ञानिक अध्ययन करते हैं। और पक्षी विज्ञान में क्या होता है कि पक्षियों के एक्सटर्नल यानी कि बाह्य और इंटरनल स्ट्रक्चर का भी हम अध्ययन करते हैं। तो आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि पारिस्थितिकी जीव विज्ञान की वह शाखा है जिसमें जीव समुदायों का उसके वातावरण के साथ पारस्परिक संबंधों का अध्ययन करते हैं। प्रत्येक जंतु या वनस्पति एक निश्चित वातावरण में रहता है, यानी कि हम पारिस्थितिकी के अंतर्गत हम अपने एनवायरनमेंट, जो जीव हैं और जो एनवायरनमेंट के बीच में जो रिलेशन है, जो संबंध उनके बीच में हम उनकी स्टडी का भी जो करते हैं वो पारिस्थितिकी के अंतर्गत करते हैं। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, बैडमिंटन के खेल में निम्नलिखित में से कौन सा एक हार्ड हिट ओवरहेड शॉट है जिसमें शटल को प्रतियोगी के पाले में तेजी से नीचे की ओर
हिट किया जाता है। तो जैसा आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं, ये फिगर आप लोगों को दिखाया गया है कि ये स्मैश का दिखा रहा है। स्मैश में क्या करता है कि जो प्लेयर है वो अपने ओवरहेड से सेकंड प्लेयर, जो फ्रंट वाला प्लेयर है, उसकी पाले में तेजी से हिट करता है। तो इसका आंसर क्या होगा? स्मैश होगा। जैसे आप लोग देख रहे हैं कि ये इस तरीके से जो सामने वाला, ये देखिए यहाँ से ले इस तरीके से रैकेट से नीचे को सामने वाले प्लेयर की तरफ हिट करेगा। ओके, एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है 5th क्वेश्चन। प्लस का अर्थ मल्टीप्लाई है, तो यहाँ पर हम इसको लिख लेंगे प्लस का अर्थ मल्टीप्लाई है और माइनस का अर्थ है डिविजिबल एंड मल्टीपल का अर्थ है प्लस एंड डिविजिबल भागित का अर्थ है माइनस। ओके, एंड नाउ वी सी द क्वेश्चन इज दिस 35 minus 5 प्लस 6 क्रॉस 7। ये क्वेश्चन है। अभी हम लोगों को क्या करना है कि ये जो सिंबल्स हैं या इसके बीच में, इनके हम रिप्लेस कर देंगे जिसके बराबर इन्होंने क्वेश्चंस में दे रखा है। तो 35 माइनस के इक्वल क्या है? डिविजिबल 5 एंड प्लस के इक्वल क्या है? मल्टीपल 6 एंड मल्टीपल के इक्वल क्या है? प्लस 7। और यहाँ पर हम लोग जानते हैं, इसमें रूल लगाएंगे वी बॉड मास। वी बॉड मास के रूल से इसमें क्या होता है? प्रेसिडेंस, यानी कि जो इसकी जो नंबर ऑफ प्रेसिडेंस, यानी कि जो क्या बोलते हैं इसका, जो पहले आएगा, जैसे वी बॉड मास के रूल को समझ लीजिए कि ब्रैकेट वार ब्रैकेट ऑफ डिविजन मल्टीपल एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन, और ये लेफ्ट से राइट 1 by 1 जो प्रेसिडेंस आती जाती है उसी के हिसाब से इनको सॉल्व करते जाते हैं। जैसे सबसे पहले डिविजिबल होगा इसमें, तो जब 35 में 5 से डिविजिबल करेंगे तो कितना बचेगा? 7 × 6 प्लस 7 का जब 6 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 42 आएगा और प्लस 7 42 प्लस 7 49। तो देखा आप लोगों ने कि इसका आंसर कितना होगा? 49, जो कि बी है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन 6 क्वेश्चन है। जो 3 संख्याएं हैं उनका अनुपात कितना है? 4:5:7 है और इनका योग कितना दे रखा है? 320 दे रखा है। ओके, एंड इनमें सबसे छोटी तथा सबसे बड़ी संख्या का योगफल हमको ज्ञात करना है। तो हम लोगों को क्या है कि ये क्वेश्चन हमको गिवन है कि ये 3 नंबर्स हैं, उनका रेशियो दे रखा है और इनका सम जो है 320 दे रखा है। एंड नाउ सी कि किस तरीके से इसको हम इजीली वे से सॉल्व करेंगे। तो सबसे फर्स्ट हमको क्या दे रखा है? इसका रेशियो दे रखा है 4 5 7। तो हमको क्या करना है कि इनके जो रेशियो में नंबर है इनका ऐड कर लो। 5 4 9 और 7 कितना हो गया? 16। तो ये इसका सम हो गया और क्वेश्चन में गिवन कितना है? सम 320। अब 16 में इतने का मल्टीप्लाई करो कि हमको 320 मिल जाए। तो जब हम 60 में 20 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमको क्या मिलेगा? 320 मिल जाएगा। तो सेम यही 20 का मल्टीप्लाई ईच रेशियो में मल्टीप्लाई कर देंगे, प्रत्येक रेशियो में मल्टीप्लाई कर देंगे, जिससे क्या होगा कि हमारा क्वेश्चन इजीली हो जाएगा। इसमें 20 का मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें भी 20 का मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें भी 20 का मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमको क्या होगा कि जो ओरिजिनल नंबर है वो हमको मिल जाएंगे। जब 20 का 4 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा? 80। जब 20 का 5 में करेंगे तो कितना होगा? 100। और 20 का जब 7 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा? 140। अब क्वेश्चन में ये गिवन है कि सबसे छोटी संख्या तथा सबसे बड़ी संख्या का योगफल ज्ञात कीजिए। तो सबसे छोटी संख्या क्या है? 80। सबसे बड़ी संख्या क्या है? 140। अब क्या करना है? हमको 80 प्लस 140 कर देना है। तो हमको क्या मिलेगा? 220 मिलेगा, जो कि हमारा आंसर क्या है? बी आंसर है। तो आप लोग इस क्वेश्चंस को लॉन्ग मेथड में ना जाकर के ट्रिकी मेथड को देखिए कि किस तरीके से हम इस क्वेश्चन को सेकंडों में सॉल्व कर सकते हैं। तो आप लोगों ने देखा कि इस क्वेश्चन को हम कैसे देख सकते हैं, किस तरीके से कर सकते हैं। सबसे पहले रेशियो लेते हैं, रेशियो के जो इंडिविजुअल नंबर्स हैं उनको सम करेंगे। सम करने के बाद में जो गिवन है 322 में जब 16 में इतना मल्टीप्लाई करना है कि 320 हमको अब मिल जाए। 320 मिलते ही हम 20 का जो इसमें आएगा, इस 20 का प्रत्येक में कर देंगे तो प्रत्येक इंडिविजुअल नंबर आ जाएगा और आराम से जो क्वेश्चन कह रहा है वो हम सॉल्व कर सकते हैं। एंड नेक्स्ट सेम सच टाइप्स क्वेश्चन, सबसे पहले जिसमें जो मीन्स दे रखा होता है ना उसी को उसी तरीके से सॉल्व करते हैं। जैसे प्लस इक्वल टू क्या है? मल्टीपल, एंड माइनस इक्वल टू क्या दे रखा है? डिविजिबल। ओके, एंड मल्टीपल का साइन इक्वल टू प्लस
एंड डिविजिबल का सिंबल जो है वो किससे रिप्लेस किया जाएगा, माइनस से रिप्लेस किया जाएगा। तो अब क्या करना है, हमको क्वेश्चन उठाना है और क्वेश्चन उठाने के बाद में हमको क्या करना है, रिप्लेस करना है 15 + 7 क्रॉस 12 डिविजिबल बाई 7, ये हमारा क्वेश्चन गिवन है। अब हमको क्या करना है, प्लस की जगह पर क्या लिखना है, मल्टीपल 7 क्रॉस मल्टीपल की जगह +12 और डिविजिबल की जगह पे माइनस लिखना है। ठीक, अब हमको क्या करना है, वही वी बॉड मास वाले रूल से, वी बॉड मास वाले रूल से हमको सॉल्व करना है। जैसे जब 15 का मल्टीप्लाई 7 में करेंगे तो कितना मिलेगा, 105 + 12 - 7। जब 105 + 12 में से 7 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना बचेगा, 5, और 105 + 5 = क्या होगा, 110। तो इसका आंसर कितना होगा, ए 110। और ये आप लोगों को नेक्स्ट क्वेश्चन है, मॉडर्न प्रिंटर यानी कि आधुनिक प्रिंटर की गति को मेजर करने के लिए कौन सी यूनिट का प्रयोग किया जाता है, अक्षर पर मिनट नहीं, पंक्ति पर मिनट नहीं, पृष्ठ पर मिनट यस, वर्ड पर मिनट नहीं। जब भी हम प्रिंटर से किसी भी चीज को प्रिंट करते हैं तो वो क्या करता है कि एक पेज को एक बार में निकालता है। तो इसीलिए हम प्रिंटर की स्पीड को मेजर करने के लिए क्या करते हैं, पीपीएम यूनिट को यूज करते हैं, पीपीएम यूनिट को, यानी कि पेज पर मिनट। ओके, तो इसका आंसर क्या होगा, सी होगा। एंड नेक्स्ट सबसे फर्स्ट रीजनिंग का ये क्वेश्चन है। जैसे ये क्वेश्चन दिया गया है आप लोगों को कि लॉइन मीन्स शेर, रोर मीन्स गरजना, ओवल मीन्स उल्लू, और इसका उल्लू का जो बोली होती है वो हूट होती है। उल्लू की बोली को क्या बोलते हैं, हूट बोलते हैं। हूट मीन्स उल्लू की बोली, यानी कि जब शेर जो है गरजता है तो उल्लू क्या करेगा, अपनी हूट लैंग्वेज, जो उल्लू की जो बोली है उसको क्या बोलते हैं, हूट बोलते हैं। एंड नेक्स्ट एक ऑप्शंस देख लेते हैं। जैसे नेक्स्ट हाउल, ए, हाउल को हम बोलते हैं भेड़िए, जो भेड़िए का शब्द, भेड़िए जो चीखता है ना उसकी लैंग्वेज को क्या बोलते हैं, हाउल बोलते हैं। एंड नेक्स्ट ग्रंट, ग्रंट जो होते हैं वो सुअर की आवाज जो होती है वो क्या कहलाती है, ग्रंट कहलाती है। एंड नेक्स्ट क्रॉक, क्रॉक जो होता है वो टरटराना, जैसे मत जो क्या बोलते हैं आपका मेढक जो होते हैं, फ्रॉग जो होते हैं वो क्या करते हैं, टरटराते हैं, तो उनकी लैंग्वेज को क्या बोलते हैं, क्रॉक बोलते हैं। और सुअर की लैंग्वेज को ग्रंट बोलते हैं। और हाउल जो होता है गीदड़ की आवाज को बोलते हैं। हूट जो होता है उल्लू की आवाज को बोलते हैं। तो आप लोगों ने देखा कि किस तरीके से हम इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। इस टाइप के क्वेश्चंस में हम क्या करते हैं कि एक पेयर दिया गया होता है, उसमें क्या होता है, रिलेशन दिया गया होता है, तो इस रिलेशन को सॉल्व हम लोग एक दूसरे से रिलेट करके कर सकते हैं। जैसे लॉइन और रोअर में जो ही रिलेशन है वही सेम रिलेशन ऑल और नेक्स्ट वाले पेयर में होगा। तो हम लोगों ने यहाँ देखा कि जो शेर है उसकी बोली जो गरजता है और उल्लू जो है उसकी क्या होगा, हूट होगा। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्टेटमेंट और रिजल्ट। सबसे फर्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इसमें यह होती है कि हमको स्टेटमेंट को ट्रू मानना है, और स्टेटमेंट को ट्रू मानने के बाद में अपनी एजम्पशन लगानी नहीं होती है। इस टाइप के क्वेश्चन में सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या होता है कि इस टाइप के स्टेटमेंट दिए गए होते हैं कि हम लोग अपना दिमाग लगा लेते हैं, बल्कि जबकि हमको अपना दिमाग नहीं लगाना होता है। जितना हमको दिया गया है बस उसी पे हमको डिस्कस करना है, उसी पे हमको रिजल्ट देखना है। जैसे उच्च जोखिम लेने पर उच्च प्रतिफल मिलता है, तो हमको बस इतना ही सोचना है कि इसने ये कहा है उच्च जोखिम लेने पर उच्च प्रतिफल मिलता है, ये नहीं कि एक्स्ट्रा सोचना। जैसे इन्होंने रिजल्ट में कहा है कि कोई जोखिम नहीं कोई लाभ नहीं, लेकिन इन्होंने स्टेटमेंट में ऐसी तो कोई बात ही नहीं कही है, समझ रहे हो ना, ऐसी कोई स्टेटमेंट में बात ही नहीं कही, तो ये तो ट्रू होगा ही नहीं। ठीक है, नेक्स्ट में ये कह रहे हैं कि प्रत्येक व्यक्ति को जीवन में जोखिम लेना चाहिए। भाई एडवाइस नहीं चाहिए किसी की, समझ रहे हो ना, ये नहीं चाहिए कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। हमको रिजल्ट में अगर वही मिल रहा है जो स्टेटमेंट में लिखा हुआ है यार, उसका फिर वही मतलब है तो वही सही होगा। स्टेटमेंट को हमेशा ट्रू मानना है, अपनी एजम्पशन इस टाइप के क्वेश्चन में नहीं लगानी है। तो इसका आंसर क्या होगा, केवल निष्कर्ष 1 तर्कसंगत है, नहीं। केवल निष्कर्ष 2 तर्कसंगत है, नहीं। केवल 1 और 2 तर्कसंगत है, नहीं। ना तो 1 ना ही 2 तर्कसंगत है, बिकॉज क्योंकि कोई भी जो इसका रिजल्ट है वो इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा है इसके स्टेटमेंट को। एंड नेक्स्ट सेम यही, तो इसमें क्या है कि कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं और कुछ रिजल्ट हैं, उनको हम लोगों को मैच करना है। तो देखिए, सभी कलम किताबें हैं, सभी कलम, सबसे बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सभी कलम क्या है, किताबें हैं। ठीक, सभी कलमें किताबें हैं और सभी किताबें क्या हैं,
मेज हैं, सभी किताबें क्या हैं, मेज हैं। तो अब हमको क्या है कि जो ऑप्शन दिए गए उनको डिस्कस करना है। सभी मेज कलम हैं, देखो जहां पर A B C D 4 ऑप्शन है और इसमें हम डिस्कस करेंगे वन बाय वन की कौन सा क्वेश्चन सही हो सकता है। ओके, सभी मेज कलम है, यानी मेज कहाँ है, ये रही, सभी मेज कलम है नहीं, क्योंकि हम जब ऊपर से नीचे आ रहे हैं तो हम फुलफिल नहीं करेंगे, क्योंकि सभी कलम मेज हो सकती हैं लेकिन सभी मेज जो हैं वो कलम नहीं हो सकती हैं, तो ये सेटिस्फाई नहीं होगा। कुछ मेजें कलम हैं, कुछ मेजें कलम हैं, हाँ ये सही है, क्योंकि कुछ मेजें कलम हो सकती हैं। सभी किताबें कलम है नहीं, सभी किताबें कलम नहीं है। कोई भी मेज किताब नहीं है, कोई भी मेज जो है वो किताब नहीं है, नहीं, ये भी गलत है। तो इसका आंसर क्या होगा, बी होगा, जो कि सभी कुछ मेजें कलम है, यानी कि कुछ भी मेजें हैं इस एरिया की और जो क्या है वो कुछ कलम भी हो सकती हैं। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये क्या है, यूएई, यूनाइटेड अरब अमीरात की जो करेंसी है वो दिरहाम है, ठीक, और कोरिया की जो करेंसी है वो क्या है, ये है आपका वॉन। तो यदि a इक्वल टू 1, ईट इक्वल टू 26, देन सीट इक्वल टू क्या होगा। देखिए a इक्वल टू 1, इसमें एक आप ट्रिक याद करिए। जैसे आप लोगों को एक चीज मैं बता रहा हूँ, यहाँ पर e जो t, ये नंबर्स को याद करने का तरीका है। 5 10 15 20 25, मतलब y का नंबर कितना है अल्फाबेट में 25, t का 20, o का 15, j का 10 एंड e का 5। ओके, एंड इसमें क्या है कि ए का जो है वो 1 दे रखा है एंड ईट का टोटल सम कितना दे रखा है 26, तो ई पर कितना है 5, ए का कितना है 1 और टी का कितना है यहाँ पर देखिए ये 20। देखिए ई का कितना है 5, हमने 5 रख दिया यहाँ पे, ए का कितना है 1 जो दिया हुआ है, टी का कितना है 20 जो यहाँ पर हम मेजोरिटी हम जानते हैं। अब इसको जब हम ऐड करें तो 26। अब हमको ये क्लियर पता चल गया कि जो ईट है उसके नंबर वैल्यू का जो सम है वो 26 है। तो हम यहाँ पर सीट को मेजर कर रहे हैं, सीट को मेजर कर रहे हैं, तो ईट का तो हमारे पास क्या है 26 है। ओके, एंड एस का कितना है, यहाँ पर एस का देखने के लिए आप लोग यहाँ पर देखिए PQMNO PQRST, यानी कि टी से जस्ट 1 पहले, जब टी का 20 है तो एस का कितना होगा 19 होगा। ये ट्रिक होती है, इसको इजीली तरीके से हम वहाँ पर भी याद कर सकते हैं और यहाँ पर निकाल सकते हैं। ऐसा नहीं कि पूरा नंबर से अल्फाबेट का कभी कभी भूल जाते हैं, तो इसका क्या है एजोटी की मदद से हम लोग अल्फाबेट के डिजिट्स को याद कर सकते हैं। यहाँ पर क्या है 19, जब हम 19 और 26 को ऐड करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, ये मिलेगा आप लोगों को 45। ओके, तो आप लोगों का इसका आंसर क्या होगा, ए होगा। ओके, एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से का यूज वहां पर करते हैं, जैसे कोशिकाएं जो होती हैं वो नए विकसित होती हैं और विकसित होने के बाद वो एक नए कोशिका को प्रोड्यूस करती हैं, तो उसमें हम स्टेम सेल थेरेपी का यूज करते हैं। तो नाभिरज्जु और भ्रूणमलीय में हम स्टेम सेल का यूज करते हैं, जो जिसमें इसकी टेस्टिंग होती है, और इसमें फेट में हम स्टेम सेल का टाइप नहीं है। एंड नेक्स्ट, तो आप लोगों ने देखा कि आज का हमने डिस्कशन एनटीपीसी के 15 क्वेश्चंस का डिस्कशन किया, और नेक्स्ट पार्ट में हम लोग इसी सीरीज को आगे बढ़ाएंगे और इसमें हम एनटीपीसी के प्रीवियस ईयर में आए हुए सारे क्वेश्चंस का डिस्कशन करेंगे। थैंक यू।